गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 10/9/2021 की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जितने भी करंट अफेयर्स बनकर आए हैं उन सारे करंट अफेयर्स को आज की क्लास में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। आप इस क्लास से जुड़कर आप बेहतर कंटेंट अपने लिए बना पाओगे और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप बेहतर कर पाओगे। मैं फिर से दोहरा दूं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, क्योंकि आज का मैं फिर से बता देता हूं कि आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम से जुड़कर आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसी जोश और जुनून के साथ अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो करंट अफेयर्स जो बनकर आया है, वो करंट अफेयर्स ये बनकर आया है कि 4 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं। 4 राज्यों के क्या चेंज किए गए हैं? 4 राज्यों के राज्यपाल चेंज कर दिए गए हैं। वो 4 राज्यों के राज्यपाल कौन से हैं जिनको चेंज कर दिए गए हैं? एक उत्तराखंड के राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? गुरमीत सिंह को। यह है गुरमीत सिंह, इनको बनाया गया है उत्तराखंड का राज्यपाल। दूसरा है बनवारी लाल पुरोहित, ये बनाया गया है पंजाब के गवर्नर यानी राज्यपाल। तीसरा है जगदीश मुखी, ये बनाया गया है नागालैंड के राज्यपाल। और एक है आर.एन. रवि, ये बनाया गया है आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल। कहाँ के बनाया गया है? तमिलनाडु के राज्यपाल। आप चारों देख रहे होंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। आप इन्हें याद कीजिएगा कि हाल में ही 4 राज्यों के गवर्नर चेंज किए गए हैं, यानी कल चेंज किए गए हैं। उत्तराखंड एल जनरल गुरमीत सिंह, उतनी बनवारी लाल पुरोहित पंजाब, जगदीश मुखी नागालैंड, एवं एक और आपके नाम दिख रहा होगा, क्या है? आर.एन. रवि तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए इसको बेहतर ढंग से और देखते हैं। देखिए, रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, आपको मालूम है कि उत्तराखंड की जो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी वो इस्तीफा दे दी है, गुरुवार को दे दी। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह को किसको बनाया गया है? देखिए, गुरमीत सिंह को राज्य के राज्यपाल का कमान सौंप दिया गया उत्तराखंड का। आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है उत्तराखंड की। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को यह जिम्मेदारी दी है। पंजाब का नियमित राज्यपाल नियुक्त भी किया है। अभी तक पुरोहित पंजाब के राज्यपाल का प्रभार संभाल रहे थे। नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि का तबादला तमिलनाडु किया गया है, जो पुरोहित का स्थान लेंगे। आप इतना ही याद रखिएगा जो मैंने पीछे पढ़ाया है कि 4 राज्यों को मिला नया राज्यपाल, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड, और कहां का चेंज कर दिया गया है? तमिलनाडु का चेंज कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आगे देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए, किसके लिए? कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI को योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2021 को जो कपड़ा सेक्टर है, यानी जो कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस आंसर से जानने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लीजिए। कपड़ा क्षेत्र के लिए कितना प्रोत्साहन किया गया है, फिर इसके आंसर पे आते हैं। देखिए, पेपर में क्या दिया हुआ है? पेपर में दिया हुआ है, पेपर के माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, किसके लिए? टेक्सटाइल। रुक जाइए, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,663 करोड़ रुपए, कितने? 10,663 करोड़ रुपए PLI योजना को क्या दे दी गई है? मंजूर कर दी गई है। गवर्नमेंट यानी श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कर दिया गया? हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,663 करोड़ रुपए PLI योजना को क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, देखिए, तो आप इसे याद रखिए कितने करोड़ रुपए की? ठीक है, 10,663 करोड़ रुपए की, यह आप याद रखिएगा। टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेंगे कि क्या फायदे? 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक नया निवेश मिलने का अनुमान 5 साल में है। 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का अनुमान कुल कारोबार हासिल किया जा सकेगा।
7.5 लाख से भी अधिक 7.5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए मिल सकेगा अतिरिक्त रोजगार। कई लाख और रोजगार अवसर पैदा होंगे सहायक गतिविधियों में। तो कितना करोड़ रुपए दिए गए हैं टेक्सटाइल योजना के लिए? 10,663 करोड़। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10,663 करोड़। कितना? 10,663 करोड़, सी नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन, पीएलआई, पीएलआई मतलब उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन, ठीक है, कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है? 10,663 करोड़ की। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया, ये पहले ऐसे जज हैं जो भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक। ये पहले भारतीय हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो कौन है? ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन? राहुल सचदेवा, हेमंत धनजई, अनिल त्यागी और मोहन अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत धनजी। इन्हें क्या कर दिया गया है? ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का क्या कर दिया गया है? जज नियुक्त कर दिया गया है। देखिए क्या है, यही है कौन? हेमंत धनजी, यही है हेमंत धनजई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिडनी एनआई मतलब रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के हेमंत धनजई, क्या भारतीय मूल के हेमंत धनजई ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। सिडनी बैरिस्टर को बुधवार को एनएसडब्ल्यू के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका के लिए नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल के पहले जज के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है किसे? हेमंत धनजई को। और आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया, आपसे क्या पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कहां है? तो कैनबरा। कहां है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? कैनबरा, कैनबरा। और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यहां के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और राजधानी कहां है ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एक चीज और यहां देखिएगा, 11 सितंबर को यानी कल 11 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद भी होने वाला है। तो किसके साथ भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेगा? तो 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्रीय संवाद भी होने वाला है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन बनकर यहां पर आया। क्या क्वेश्चन? कि 9 सितंबर को मनाया जाता है दिवस जिसे कहा जाता है हिमालय दिवस। क्या कहा जाता है? आप देख रहे होंगे 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस। 9 सितंबर को एवरी ईयर, 9 सितंबर को एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस। देखिए क्यों मनाया जाता है? हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को कब की गई थी? 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालिक मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी। किसने? हरीश रावत ने। कब? 9 सितंबर 2014 की इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसा दिन हो जो हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यह मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर को। क्या चीज? हिमालय दिवस। चलिए आगे, ये क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है कि बिटकॉइन, क्या नाम है? बिटकॉइन। बिटकॉइन का आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 4 ऑप्शन है, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और ब्राजील। इस ऑप्शन को देखने से पहले इसको डिटेल्स बारे में जान लेते हैं कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में किसने दर्जा दिया है। चलिए देखते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने अपने यहां बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा दे दिया है। देखिए क्या है, देखिए सेंट्रल अमेरिकी देश है ये अल सल्वाडोर। 7 सितंबर को दुनिया का
पहला ऐसा देश बन गया है जहां क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया गया है। अल सल्वाडोर ने कुछ महीने पहले ही अपने इस इरादे की जानकारी दे दी थी। इस देश की राष्ट्रपति कौन है, यह भी याद रखिएगा, नयीब बुकेले। कौन है? नयीब बुकेले की सरकार ने बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम उठाया है, जब इससे लेकर वहां की जनता में बहुत भरोसा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंच से उपभोक्ताओं के लिए जोखिम का हवाला दिया जा रहा है। बुकेले की सरकार का दावा है कि इस कदम से कई देशवासियों की पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच बनेगी। ठीक है, तो बिटकॉइन करेंसी के रूप में जारी करने वाला देश कौन है? तो ये अमेरिका का ही, एक सेंट्रल अमेरिका में ही देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, और इसके प्रधान राष्ट्रपति का नाम है नयाब बुकेल। क्या नाम है? नयीब बुकेल। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे। इसका भी 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब देना है कि किस राज्य ने प्राण वायु देवता, क्या प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। तो प्राण वायु देव के नाम से अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो 4 ऑप्शन है, हरियाणा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, प्राण वायु देवता एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत जिस राज्य के द्वारा की गई है वो राज्य है हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। देखिए क्या है ये, देखिए हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हरियाणा के, 75 साल से ऊपर उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। 75 साल से जो पुराना पेड़ है उसे क्या देगी? पेंशन देने की योजना बनाई है। इन पेड़ों की देखभाल करने वाले को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला लिया है। बहुत अच्छा कदम है ये, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इस स्कीम से पुराने किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगी। एक बहुत बेहतरीन पहल है। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। प्राण वायु देवता नामक एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की है और यहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर खट्टर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए बन के रहा है। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए, किसके लिए? बुजुर्गों की बात देश के साथ, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू की गई जिस कार्यक्रम का नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ? ये आप याद रखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू की गई है। कौन सा कार्यक्रम? बुजुर्गों का बात देश का या देश के साथ। देखिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी याद रखिएगा कौन है? किशन रेड्डी गंगापुरम। कौन नाम है? किशन रेड्डी गंगापुरम, ये संस्कृति मंत्री है। IGNCA ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्ग की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है। इस तरह उन्होंने आजादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। मतलब जस्ट आप यह समझिए कि वैसे लोगों, ऐसे बुजुर्ग को लेना है जिनकी उम्र अभी कितनी है? 95 साल, जिन्होंने आजादी को महसूस किया है, आजादी को देखा है, जिनका आजादी के समय उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष हो चुकी होगी। उनसे कुछ अनुभव सीखना है ताकि हम उनके अनुभव से सीख सके। इसीलिए एक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी गंगापुरम। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक बहुत अच्छा रिपोर्ट बनकर आया जी। अब ये रिपोर्ट आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट किसकी है? NSI की रिपोर्ट है। किसकी है? NSI की रिपोर्ट है। अब ये NSI क्या है मैं बताता हूं। ये NSI है, N से मतलब होता है नेशनल, NSI का मतलब है राष्ट्रीय बचत संस्थान। क्या है? NSI, राष्ट्रीय बचत संस्थान। तो NSI के द्वारा एक नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय बचत संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट क्या? देखिए, छोटे राशि की बचत करने में, किसकी? छोटे राशि की बचत करने में बिहार 5वें स्थान पर
एवं नंबर 1 पर कौन है? पश्चिम बंगाल। तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, मतलब राष्ट्रीय बचत संस्थान के द्वारा एक क्या की जाती है? एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिस पर यह देखा जाता है कि कौन सा स्टेट छोटी बचत करने में अव्वल आया है और कौन सा राज्य छोटी बचत करने में पीछे है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बचत संस्थान की स्थापना 1948 में ही हो गई थी। कब? 1948 में। अब ये 1948 से ये क्या करता है, गौर कीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर के प्रचार की मदद से छोटी बचत को इकट्ठा करने का कार्य क्या करता है? ये करता है। ठीक है, ये भी आप इसे याद मतलब ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए तो इसमें कौन है? बिहार 5वें स्थान पे। इसको मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़कर दिखा देता हूं। देखिए देखिए, डाकघर में चलने वाली छोटी बचत योजनाओं का लाभ, डाकघर में चलने वाली छोटी बचत योजनाओं का लाभ लेने में बिहार 5वें स्थान पर एवं नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट NSI की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार डाकघर में चलने वाली छोटी बचत की योजनाओं में वर्ष 2017-18 में बिहार कितना करोड़ का निवेश हुआ है? बताइए। तो ये जो आप देख रहे हैं कितना करोड़ का? 25,586.09 करोड़ का निवेश हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, यहां पर रैंकिंग देखिए। तो डाकघर में चलने वाली छोटी बचत योजना में लोग ने कितना अपना बचत किया है, उस मामले में बिहार 5वें स्थान पे है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट कब से जारी की जाती है? रिपोर्ट 1948 से ही जारी की जाती है। थोड़ा सा प्रत्येक स्टेट का रैंकिंग देख लिया जाए। यहां पर आपके रैंकिंग होंगे, देखिए पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे यूपी, तीसरे स्थान पे गुजरात, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र, 5वें स्थान पर बिहार। 5वें स्थान पर बिहार। तो छोटे बचत मतलब डाकघर के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें छोटे बचत के तौर पर जो पैसे जमा की जाती है उसमें अव्वल राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और बिहार 5वें स्थान पर है, वहीं यूपी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप इसे देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके रैंकिंग पर ही आधारित है। किस पर? ये भी आपके रैंकिंग पर ही आधारित है। इस रैंकिंग को जारी करता है NIRF। कौन जारी करता है? NIRF। NIRF का मतलब होता है, पता है आपको NIRF का मतलब? देखिए क्या है, पहले आपको समझा देता हूं। ये जो NIRF जो रैंकिंग जारी करता है, वो रैंकिंग क्या जारी करता है? देखिए, IIT मद्रास लगातार तीसरे वर्ष बना देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान। ये NIRF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह देखा गया है कि IIT मद्रास, कौन? IIT मद्रास लगातार तीसरे वर्ष बना देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। ठीक है, कौन? IIT मद्रास। अब देखिए मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मंत्रालय की वार्षिक भारतीय रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला, IIC बेंगलुरु को दूसरा और IIT मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF के छठा संस्करण था। क्या था? यह छठा संस्करण था। इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में मद्रास लगातार तीसरे वर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बना है। ओवरऑल देखो, पूरा ओवरऑल देखो तो कौन सा कॉलेज टॉप पे रहा है? तो मद्रास, मतलब मद्रास का IIT क्या रहा है? टॉप पर रहा है। ठीक है, वहीं आप याद रखिए, यहां पर देखिए, ये भी देखिए, यहां देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन रहा है? ये ओवरऑल कौन रहा है? मद्रास का IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन रहा है? IIT मद्रास ही। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में कौन रहा है? एम्स नई दिल्ली। वहीं फार्मेसी कॉलेज में कौन रहा है? जामिया हमदर्द दिल्ली। और वास्तुकला संस्थान में कौन रहा है? तो ये रहा है IIT रुड़की। कौन? IIT रुड़की। तो आप इसे याद रखिएगा। शैक्षणिक संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय। शैक्षणिक संस्थान में टॉप पे कौन रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 3 का रैंकिंग आप यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, जो ये खासकर NIRF की जो रैंकिंग है, किसकी? NIRF की जो रैंकिंग है, ये इसकी छठवां संस्करण था जो अभी जारी किया गया। ऑल ओवर इंडिया में मद्रास की IIT टॉप पर है। ठीक है, आपके सामने हर एक कैटेगरी में जो बटा हुआ है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। भारत में प्रति वर्ष नेशनल इंस्टीट्यूशनल
रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अनशैक्षणिक संस्थानों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम करता है। ठीक है, NIRF रैंकिंग 2021 के बारे में फिर से मैं बता दूं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को, कब, 9 सितंबर 2021 को इस रैंकिंग को जारी किया है। कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन कार्यक्रम जारी किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? NIRF रैंकिंग। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। आगे सबसे पहले आप ये NIRF की शुरुआत कब से होती है? तो 19 सितंबर, कब से? 19 सितंबर 2015 से इसकी शुरुआत की जाती है। कब? 19 सितंबर 2015 से इसे शुरुआत की गई है। किसकी? NIRF की। ठीक है, और लेकिन 4 अप्रैल 2016 को ये NIRF ने अपनी पहली रैंकिंग जारी की। कब? 2016 में इसने अपनी पहली रैंकिंग जारी की। और इस बार जो इसका जो संस्करण है NIRF का, ये 6ठा संस्करण है। आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, PDF में डाल दूंगा, नोट्स आप बना लीजिएगा। डाइट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल कैटेगरी से पूछे जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो NIRF के द्वारा जारी की जाती है और ये इसका 6ठा संस्करण था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, ये भी एक रिपोर्ट पर ही आधारित क्वेश्चन बना है। किस पर? ये भी एक रिपोर्ट पर ही आधारित क्वेश्चन बना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दुनिया के 37 बेहतरीन शहरों की सूची में हमारे देश का एक भी शहर नहीं। दुनिया के 37 शहर को निकाला गया और उसमें हमारे देश का एक भी शहर शामिल नहीं है। अब ये कौन सा रिपोर्ट है जिसमें 37 देशों को शामिल किया गया, मतलब 37 बेहतरीन शहरों को शामिल किया गया जिसमें हमारे देश का एक भी शहर शामिल नहीं है? ये रिपोर्ट क्या है देखते हैं पहले। खान पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के मामले में, खान पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के मामले में सैन फ्रांसिस्को दुनिया का सबसे अच्छा शहर, न्यूयॉर्क 5वें स्थान पर। मतलब खान पीन, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के मामले में 37 देशों के शहरों की लिस्ट में हमारा एक भी शहर शामिल नहीं है। और दुनिया में सैन फ्रांसिस्को खान पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के लिए फर्स्ट रैंकिंग पे है, वहीं न्यूयॉर्क 5वें नंबर पे है। देखिए क्या है, ये क्या है? लाल रंग के फूलों अपनी ओर खींचने वाली रेस्तरां और टेक इंडस्ट्री के लिए विख्यात अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, किसका? देखिएगा, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को ताज में एक और मतलब जुड़ा गया है। खान पीन, संस्कृति और अच्छी नाइट मामले में यह दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान टाइम आउट के द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान, मैं घेर देता हूं इसे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान टाइम आउट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया कि खान पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के मामले में दुनिया का सबसे अव्वल शहर कौन है? सैन फ्रांसिस्को। यह कहां का शहर है? अमेरिका का शहर है। और देखिए, भारत का एक भी शहर, 37 शहरों का लिस्ट निकाला गया था जिसमें भारत का एक भी शहर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, दुनिया का पहला देश शहर सैन फ्रांसिस्को, दूसरा एम्स्टर्डम, कौन है? एम्स्टर्डम। ठीक है, तीसरा मैनचेस्टर, चौथा कोपेनहेगन, 5वां न्यूयॉर्क, कौन है? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और 10वां नंबर पर टोक्यो है, 13 नंबर पर लंदन है, ठीक है, 17 नंबर पर संघाई है। लेकिन 37 शहरों की इस लिस्ट में हमारे देश की एक भी शहर शामिल नहीं है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट भी याद रखिएगा, डाइट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये रिपोर्ट जारी की गई है, देखिए किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान टाइम आउट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये फुटबॉल से खबर छपकर आया आपके लिए, फुटबॉल से बनकर आया है। यूरो कप, कौन सा कप? यूरो कप। देखिएगा, मैं जूम कर देता हूं, कौन सा कप? यूरो कप। यूरो कप चैंपियन इटली ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लिथुआनिया को 5-0 से हराया। किसे? लिथुआनिया को। तो ये जो वर्ल्ड कप, अब गौर कीजिएगा, देखिए, इटली वर्ल्ड रिकॉर्ड, इटली का क्या हो गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जो देख रहे हैं आप, कौन है? ये इटली के कौन है? इटली के फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, और ये यूरो कप चैंपियन कौन है? यूरो कप चैंपियन, कौन सा? यूरो कप चैंपियन। इटली ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, इटली ने एक और वर्ल्ड कप अपने
नाम किया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए, तो आप किसे हराकर, ये भी याद है, किसे हराकर, तो लिथुआनिया को हराकर, किसे, लिथुआनिया को हराकर। तो चलिए, आज आपको ये करंट अफेयर्स बेहतर लगा होगा। अगर ये बेहतर आपको लग रहा हो, अगर आपको ये लग रहा होगा कि आपके लिए जो मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूं वो कंटेंट आपके लिए बेहतर है, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मुझे प्रोत्साहन नहीं करोगे मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट नहीं ला पाऊंगा। इसीलिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आऊं और जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बेहतर साबित हो और आप एक सेफ जोन में अपने आप को महसूस करो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं रखता हूं। कल इसी जोश और जुनून के साथ फिर से मुलाकात होगी नए करंट अफेयर्स के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।